खुद को इतना बदलते कि दुनिया हैरान हो जाए। नमस्कार दोस्तों, ईएसपी प्लेटफॉर्म फोरम पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज अपन बात कर पाएंगे जो कि आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स 2023 के जो मॉडल सेट पेपर के बारे में अपन जानकारी दे पाएंगे, उसके बारे में आपको आज अपन बता पा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मॉडल सेट पेपर 2023 के बारे में, जो कि ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर है, भारत का भूगोल। ये आपका ज्योग्राफी का जो भाग है उसके बारे में अपन चर्चा कर पाएंगे। दिख रहा है ना आपको, भारत का भूगोल मॉडल सेट पेपर 2023 के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपन जानकारी देंगे और आपको अच्छे से पढ़ना है। लगभग इस मेरे द्वारा यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास आपको इसमें मिल पाएंगे और इन 15 क्वेश्चंस के अलावा इस मॉडल पेपर में आपको जो बताया जाएगा कि लगभग इनकी व्याख्या के संदर्भ में भी आपको बताया जाएगा। लगभग पूर्णतः इसके जो 5-6 क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्टिव आपको फैक्ट्स आपके सामने दिखाए जाएंगे और बताए जाएंगे। वो आपको घर पर पढ़ना भी है और इस वीडियो को आपको ढंग से आपको अपने एग्जाम पॉइंट के आधार पर आपको देखना भी है। और चलते अपन सबसे पहले तो भारत के भूगोल के बारे में अपन भंडारे के बारे में बात करेंगे कि आज का ये भंडारा, ये पिटारा आपके सामने लेकर आए मेरे गुलगुले हो, मेरे रसगुल्ले हो। तो आप आज को आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और देखते हैं। पहले सबसे पहले अपन मॉडल पेपर के बारे में जानकारी कर रहे हैं। पहला देखो, आपके ज्योग्राफी का जो मॉडल सेट पेपर है, इसके अंतर्गत मैंने आपके क्वेश्चंस तैयार किए। पहला आपका है जो कि भारत के अफवाह तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में। भारत के अफवाह तंत्र जो कि पिछली बार जो आपके एग्जाम्स में हिमालयी अफवाह तंत्र आपके सामने पूछा गया था, वर्तमान में आने की संभावना बढ़ रही है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के मामले को लेकर। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है, भारत के को जलवायु के बढ़ते हुए कोपेन के वर्गीकरण को अध्ययन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट बनना जा रहा है। आगे बात करें, थर्ड जो क्वेश्चन आपका है, जो थर्ड जो क्वेश्चन आपका, भारत के खनिज संसाधनों को समझाइए, जिसमें पिछले इससे पहले जो आपका एग्जाम हो चुका है जिसमें लोहा अयस्क के बारे में पूछा गया था, लेकिन क्या पता आने वाले एग्जाम में तीनों ही में से कोई सा पूछा जा सकता है। पहले पे आपको कोयले का व्याख्या मिलेगी आपको, सेकंड पे आपकी पेट्रोलियम व्याख्या मेरे द्वारा की गई है और लोहा अयस्क की व्याख्या भी आपके सामने मिल पाएगी। थर्ड जो क्वेश्चन आपका है, फोर्थ में आपके देख पाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। और फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, हरित क्रांति की फसलों के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषता का वर्णन, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व के उत्पन्न समस्याओं के वर्णन के बारे में भी ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट बनने जा रहा है। प्रमुख फसलों के उत्पादन और वितरण के ऊपर लेख लिखिए। पिछली बार आपके कपास के बारे में क्वेश्चन आ पाया था, वर्तमान में क्या पता कपास वापस भी दे जाए। और गेहूं और चावल, इन तीनों में आपको थोड़ा शोध करना है और पढ़ना है। भारत में औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन, भारत में औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन, जो अपने भारत में कौन कौन से उद्योग है, लघु उद्योग है ना, जो कि आपके वृहद उद्योग, आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सूती वस्त्रों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपका, जो 10 जो क्वेश्चन आपको बनाया है, भारत की सिंचाई परियोजना का वर्णन कीजिए। भारत सिंचाई परियोजना जो कि सिंचाई के अंतर्गत आपको बांध परियोजना, जो कि अपने किन किन नदियों पर आपके बड़े बड़े जो बांध हैं उन पर सिंचाई परियोजना चल रही है। जैसे कि अपने राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए चंबल नदी है, भारत के संदर्भ में देखा जाए अपने टिहरी बांध परियोजना है, आप तुलबुल बांध परियोजना है, कावेरी है ना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। तो ये परियोजना के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। भारत के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानता को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन बनने को जा रहा है। नदी जोड़ो, वर्तमान इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने को जाएगा ये वाला। नदी जोड़ो परियोजना के प्रमुख उद्देश्य और समस्याओं को समझाइए, क्योंकि इस पर बहुत शोध चल रहा है वर्तमान में। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय समस्या पर लेख लिखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके। भारत के आर्थिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। भारत में सड़क परिवहन या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर लेख लिखिए। बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन आपको सामने समझ में आ रहा है, भारत के अफवाह तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें अपने
अपोह तंत्र के बारे में। पहले अपन को पता होना चाहिए कि भारत में अपोह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। अपोह तंत्र देखो ये अपना भारत है, मान लीजिए ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। भारत में जो ये जो भाग है आपका हिमालय का है, किसका भाग है? हिमालय। जो हिमालय से जो नदियां आकर जो नदियां आती हैं, जो हिमालय कृत नदियां कहलाती हैं। और जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में जो आपकी नदी हैं, जैसे कि ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, तो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र में जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां, तो दो भागों में हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीपीय नदियां। आगे बात कर पाएंगे हिमालय नदियों को लेकर, जैसे कि आपसे कहा जाए ये आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र। ये आपकी बात करें ब्रह्मपुत्र के बाद में ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी यमुना नदी है, गंडक, घाघरा, कोसी, ये आपकी क्या है? हिमालय से आने वाली नदियां है, इसलिए हिमालय नदियां भी कहा जाता है। प्रायद्वीप, जैसे कि आपसे बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो नदियां हैं आपकी, जैसे कि दामोदर नदी, कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी के बाद में आपकी सेकंड आपकी महानदी आएगी, महानदी के बाद में ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी के बाद में गोदावरी नदी है, गोदावरी के बाद में कृष्णा नदी है, कृष्णा के बाद में कावेरी नदी है। ये आपकी क्या है? जो कि अपने बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आगे बात करें जो कि अपने एक ताप्ती नदी की बात करें, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, जो अपन इसके संदर्भ में जो अपन को देखना है भारत की प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र के मामले को लेकर। भारत के प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र को लेकर मामले को लेकर बात करेंगे बेटाओ। तो पहले बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र के मामले को लेकर। तो प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र को लेकर बात करें तो सबसे पहले बात करें कि बंगाल की खाड़ी में गिरना। देखो मैंने कहा कि प्रायद्वीपीय अपोह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया बेटाओ? दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। तो पहले आपका आता है अरब बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और सेकंड आपका आता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां पहली भी बात करें अपन, देखो ये आपका भारत का निचला हिस्सा है, ये आपकी लूणी नदी होगी, लूणी नदी के बाद में ये आपकी साबरमती नदी होगी, ये आपकी माही नदी होगी, ये आपकी नर्मदा नदी होगी, ये आपकी ताप्ती नदी होगी, है ना, ये आपकी मांडवी नदी होगी, ये आपकी ज्वारी नदी होगी, ये आपकी शरावती नदी होगी, ये आपकी पेरियार नदी होगी, ये आपकी भारतपूजा नदी होगी। तो ये संदर्भ में ये आपकी जो नदियां हैं, ये लूणी नदी, ये आपकी लूणी के बाद में माही नदी। तो एक एक नदी के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर पाएंगे और आपको ये समझना भी है। लेकिन अपन ये तो जो इस क्षेत्र में जो पड़ेगी, यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो आपकी नदियां गिरेगी, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आपका है अरब सागर, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और जैसे कि आपसे गोदावरी नदी, गोदावरी आ रही है, आपकी महानदी आ रही है, ब्राह्मणी आ रही है, और ये आपकी दामोदर नदी आ रही है, और ये आपकी है कृष्णा, कावेरी, है ना, जितनी भी नदियां जो बंगाली खाड़ी की और ये पूर्वी तट की ओर गिरती है, जो आपकी क्या कहलाएगी? बंगाली खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है अरब सागर। दो पार्ट्स मैंने आपको बता पाया, समझ में आया आपको? दो पार्ट्स के बारे में अपन चर्चा कर पाएंगे। पहला पार्ट आपका है बंगाल की खाड़ी की में गिरने वाली नदियां। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों को लेकर बात करें बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आपका है दामोदर नदी। कौन सी नदी बेटाओ? दामोदर नदी। दामोदर नदी को लेकर बात करें कि दामोदर नदी जो है, जिसका जो देखो ये अपन सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र आपसे पूछा जा सकता है। देखो दामोदर नदी का उद्गम जो हो रहा है जी, ये आपकी नदी है। ये जो उद्गम जो बताया गया है आपका, जो कि छोटनागपुर के पठार से इसका उद्गम बताया जाता है। दामोदर नदी जो है छोटनागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड राज्य से निकलती है। इसका जो बहाव क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र को लेकर बात करें, जो कि आपके कितने जिलों में, आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में, दो जिलों में इसका विस्तार बताया जाता है। आगे बात करें दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम बांध परियोजना टेंसी मॉडल पर, अमेरिका देश के टेंसी मॉडल पर आधारित ये परियोजना स्थापित की गई थी, और स्वतंत्र भारत की प्रथम
बांध परियोजना मानी जाती है इसके तट तट पर, जो कि आगे पश्चिम बंगाल में स्थित बताई गई है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए कि ये नदी वर्षा काल में जो कि अपने पश्चिम बंगाल में अपार जनधन की हानि करती बाढ़ के कारण, इस कारण ये नदी से अपने बहुत नुकसान होता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, या पश्चिम बंगाल का दुख भी कहा जाता है। उद्गम को लेके बात करें बेटा, आपको जो उद्गम जो बताया गया, उद्गम आपका छोटा नागपुर का पठार है, जो कि आपके छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का छोटा नागपुर का पठार, पठार, इससे इसका उद्गम बताया जाता है। आगे बात करें, ये जो नदी है कि छोटा नागपुर के पठार को बराबर दो भागों में बांटती। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो आपका है रांची का पठार, एक हजारीबाग का पठार, दो भागों में बांटा। यानी आपसे कहा जा सकता है कि दामोदर नदी कितने छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। एक तो आपका आता है रांची का पठार, एक आपका कौन सा आता है? हजारीबाग का पठार। तो दो भागों में बांटा पठार को, और ये आगे निकली जो कि छोटा इसके तटीय भाग में, इसके तटीय भाग में सबसे ज्यादा क्या इसका उत्पादन होता है, जो कि नदी घाट क्षेत्र में, इसका नदी घाट जो क्षेत्र है इसके जो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका बताया गया? कोयले का उत्पादन बताया जाता है। कोयला उत्पादन होने के कारण इसे भारत में कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दामोदर नदी को। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के शोक के उपनाम से जाना जाता है, और इसके तटीय भाग में क्या पाया जाता है? तटीय भाग में तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया कोयला का उत्पादन होता है, जो कि रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक क्षेत्र बताया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि विश्व के संदर्भ में देखा जाए, विश्व में राइन नदी के तटीय भाग में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसी कारण इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कोयला नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में दामोदर नदी को कोयला नदी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? आगे चलते बेटाओ, आगे पर समझ पाएंगे थोड़ा सा कि मैंने कहा आपसे कि इसका जो उद्गम है, जो उद्गम जो बताया गया, देखो मैंने कहा पहली नदी आपकी कौन सी? दामोदर नदी चल रही है। सेकंड कौन सी? आपकी स्वर्ण रेखा नदी आएगी। थर्ड में कौन सी आपकी? थर्ड में जो नदी आपकी जो निकल के आएगी बेटाओ, जो आपकी है वैतरणी नदी। फोर्थ आपकी है ब्राह्मणी। फिफ्थ आपकी महानदी। सिक्स आपकी गोदावरी है। सेवन आपकी कृष्णा नदी है। एट्थ आपकी पेन्नार नदी है। 9 आपकी कावेरी नदी है, और 10वीं आपकी वैगई नदी है, और 11वीं आपकी ताम्रपानी नदी है। ये क्या है? भारत में प्रायद्वीपीय अपतंत्रिक में जो कि बंगाली खाड़ी में गिरने वाली आपकी नदियां हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन चल रहा है और मॉडल सेट पेपर का, भारत के अफवाह तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, जिसमें प्रायद्वीपीय नदियों, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में अपन चर्चा कर पा रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे समझ रहे हैं अपन। और सेकंड जो पार्ट से आपको देखे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, लूणी नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी, ज्वार नदी और शरावती नदी, गंगा वैली, पेरियार और भारत पूजा नदी। क्लियर है? कोई समझ में आ रही है आपको? कोई टेंशन? आगे बात करता है। देखिए, अब मैंने बात की आपसे गंगा दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का जो उद्गम जो बताया गया है, छोटा नागपुर के पठार झारखंड से बताया जाता है। क्लियर है? इसका जो बहाव क्षेत्र जो बताया गया, झारखंड पश्चिम बंगाल में बताया जाता है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम बांध परियोजना जो कि 1948 ईस्वी में टेनसी मॉडल पर, कौन सा मॉडल? टेनसी मॉडल पर, यूएसए की टेनसी मॉडल पर आधारित परियोजना है, परियोजना है। याद रहेगा ना। और आगे बात करें, दामोदर नदी, इसे पश्चिम बंगाल के दुख के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के तटीय भाग में कोयला का उत्पादन पाया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी, क्या? कोयला नदी, कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, यह कोयला नदी कहा जाता है। क्लियर है? स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम को लेकर बात करें, उद्गम रांची के पठार से होता है। किसके पठार से? रांची के पठार से। किसका? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से। क्लियर है? आगे बात करें, स्वर्ण रेखा नदी का जो बहाव क्षेत्र आपका है झारखंड
ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य में इसका जो क्या है भाव क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र बताया जाता है। आगे बात करें, इसकी जो समाप्ति जो होती है बंगाली खाड़ी में होती है। क्यों क्यों अपन बंगाली खाड़ी की, देखो एक बात को ध्यान रखें कि बंगाली खाड़ी में जो गिरने वाली जो नदियां हैं जो किसका निर्माण कर पाती है, डेल्टा का निर्माण कर पाते हैं। और अरब सागर में जो गिरने वाली जो नदियां हैं जो कि एस्चुरी या जवार नद मुख का निर्माण कर पाते, इस चीज का आप ध्यान में रखें। आगे बात करें, मैंने कहा आपसे बैतरणी नदी, इसका उद्गम क्योंकि क्योंझर पठार, क्योंझर जो कि क्योंझर एक पठार भी, क्योंझर एक जिला भी है जो कि उड़ीसा राज्य में, इसका उद्गम बताया जाता है। भाव क्षेत्र को लेकर बात करें या प्रवाह क्षेत्र को लेकर बात करें, प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में कितने राज्यों में बताया गया है आपका, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 3 राज्य में इसका प्रवाह क्षेत्र बताया जाता है। पहला कौन सा आपका है, झारखंड है। कौन सा है, झारखंड। किस नदी की बात करें अपन, बैतरणी नदी के बारे में। सेकंड कौन सा आपका है, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में थर्ड के वाले की बात करें तो कौन सी आपके, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अब लेके बात करें ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है राउरकेला उड़ीसा से होता है। राउरकेला उड़ीसा, देखो एक राउरकेला जो है, राउरकेला एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक लौह इस्पात कारखाना भी स्थित माना गया, जो कि राउरकेला जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया लौह इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। तो ब्राह्मणी नदी जिसका उद्गम आपने देखा, मैंने बताया कि ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है जो कि राउरकेला उड़ीसा से बताया जाता है। और ब्राह्मणी नदी जैसे मैंने बताया आपको, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक या दुख कहा जाता है, उसी संदर्भ में आपको देखा जाए कि भारत के अंदर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी को भी उड़ीसा का शोक या दुख कहा जाता है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। चलते बेटा आगे, यहां तक अपन समझा, आगे चलते हैं। देखो ये आगे आपका आता है शंख, यानी कि आगे आपका आता है जिसकी मैंने कहा कि ये से कोलन नदी नोट डाल के देखते हैं अपन। जैसे कि ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी शंख व कोयल नदी की संयुक्त जलधारा है। एक नदी है शंख और दूसरी नदी का नाम है कोयल नदी। शंख व कोयल नदी, शंख व कोयल नदी की संयुक्त जलधारा, यानी कि 2 नदियां निकल कुछ जलधारा में आती है और वो दोनों आकर मिलती है, तब जाके ये ब्राह्मणी नदी कहला पाती है। कहां, राउरकेला में। कहां, राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा में जाके ये क्या कहलाती है, आपकी ब्राह्मणी नदी कहला पाती है। आगे बात की, मैंने कहा आपसे उड़ीसा का शोक या दुख भी कहा जाता है। अगली बात करें आप कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का जो उद्गम जो बताया गया आपके महाबलेश्वर की पहाड़ी से बताया गया है। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ, आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कृष्णा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र को लेकर बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 3 राज्य में इसका बहाव क्षेत्र है। पहला मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, किस नदी का, कृष्णा नदी का, महाराष्ट्र। सेकंड आपका है जिसका नाम आता है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद थर्ड आपका आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में आपका आता है जो आपका है किस में चल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो आपके 3 राज्य में इसका विस्तार बताइए, कृष्णा नदी। किसका, कृष्णा नदी का। आगे बात करें कृष्णा नदी के तट पर ये को एक बात का ध्यान रखना है, कृष्णा जो नदी है दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहलाती है लंबाई के आधार पर। देखो कृष्णा नदी गोदावरी के बाद में सबसे लंबी नदी है दक्षिणी भारत की, ठीक है ना, इस चीज का भी आप ध्यान में रख पाए। और इस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, विजयवाड़ा शहर और सलेम, 2 इसमें शहर बसे हुए हैं। एक इसमें एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम आता है नागार्जुन वन्य जीव अभ्यारण्य।
नागार्जुन वन्य जीव अभ्यारण्य में होकर गुजरने वाली भारत की नदी कौन सी है? तो क्या आएगा? कृष्णा नदी। क्या आएगा? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की सहायक नदी को लेकर बात करें, सहायक नदी कौन कौन सी बेटा? सहायक नदी को लेकर बात करें, कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है इसमें बता रखी मैंने आपको, एक कोना नदी है, एक घाट प्रभा है, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। एक बात का ध्यान रखें, मूसी जो नदी है भारत में एकमात्र नदी जो मूसी है, जो मूसी नदी के तट पर जो कि आपका हैदराबाद शहर बसा हुआ है। कौन शहर है? हैदराबाद। हैदराबाद शहर को पहले गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था और इस गोलकुंडा में गोलकुंडा की खान थी जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। इस चीज का भी आप ध्यान में रख पाए। आगे चलते बेटा, जैसे कि आगे अगली नदी मैंने आपको बता रहा था कि अपनी दामोदर नदी होगी, कृष्णा नदी होगी, ब्राह्मणी नदी होगी, और आगे आपकी आती है पेनार नदी। पेनार नदी को लेकर बात करें, इसका जो उद्गम है कोलार कर्नाटक से होता है। कोलार कर्नाटक से होता है। कहां से होता है? कोलार कर्नाटक से माना जाता है। आगे बात करें और इसका भाव क्षेत्र को लेकर बात करें कि भाव क्षेत्र कितने राज्यों में है? एक तो कर्नाटक है, एक आपका आंध्र प्रदेश, और अंत कहां होता है इसका? बंगाल की खाड़ी में। अगली बात करें कावेरी नदी को लेकर। कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी के ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, जो कि इसका जो उद्गम है जो कि आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। आगे बात करें, उद्गम हो गया, लेकिन आगे आपके सामने क्वेश्चन आ पाएगा कि कितने जिलों में आपके प्रभाव क्षेत्र या भाव क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और कहां चल जाती है? अंत में बंगाल की खाड़ी में। विशेषता आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र नदी कहलाती, इस कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र नदी तो कौन सी? आपकी कौन सी नदी? कावेरी नदी है, जिसे दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसकी अन्य सहायक नदी है वैगई, ताम्रपाणी और मुद्री शहर, है ना, इसी नदी के तट, यानी मुद्री शहर बसा हुआ है। आगे बात है कावेरी नदी के तट पर क्या है कि सबसे पहले भारत के अंदर 1902 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई थी कर्नाटक राज्य में। देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कृष्ण नदी के तट पर प्रारंभ की गई थी, जो कि कावेरी नदी के तट पर, और उसे क्या नाम दिया गया? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। और इसी नदी के तट पर भारत का अति सुंदरतम जलप्रपात जो बताया गया, जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो इसी के तट पर बताया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे बेटाओ, जैसे कि मैंने कहा आपसे, अगली जो नदियां आपकी हैं महानदी को लेके बात करें। महानदी, देखो महानदी, ये आपकी महानदी आ रही है। महानदी का जो उद्गम है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, सिहावा जिले में। कहां से होता है? सिहावा जिले से होता है। और इसका भाव क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र को लेके बात करें, एक आपका भाव क्षेत्र को लेके बात करें, प्रभाव क्षेत्र को लेके बात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बाद में क्या चल जाती है? समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। कहां होती है? बंगाल की खाड़ी में। और इस महानदी तट पर देखा जाए कि भारत एवं एशिया का सबसे लंबा बांध इसी नदी के तट पर स्थित बताया जाता है, जिसे हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बताया गया, एशिया का सबसे लंबा बताया गया, जिसकी लंबाई को लेकर बात करें 4.8 किलोमीटर ये लंबा बताया जाता है। आगे बात करें इसके जो सहायक नदी को लेकर बात करें, तेल नदी, जोक नदी इसकी सहायक नदी बताई जाती है। इसके नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है कटक शहर का संबंध किससे है? कटक शहर का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान भी कहा जाता है कटक शहर को। सुभाष चंद्र बोस को
का जन्म स्थान किस शहर को जाना जाता है? कटक शहर। जो कटक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो कि आपके महानदी के तट पर बसा हुआ शहर माना जाता है। आगे बात करें, मैंने आपको बताया हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा, एशिया का सबसे लंबा बांध है, जो कि 4.8 किलोमीटर की लंबा बताया गया है। आगे बात करेंगे बेटा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अगला है आपकी गोदावरी नदी। कौन नदी बेटा? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम बताया गया है, गोदावरी नदी का उद्गम त्रियबंक पठार से बताया जाता है। त्रियबंक पठार जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, वहां से इसका उद्गम बताया जाता है। आगे बात करें कि त्रियबंक यानी गोदावरी नदी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी भारत की प्रथम सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। यदि आपसे सेकंड क्वेश्चन करे कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा? कृष्णा नदी आएगा। आगे बात करें इसका प्रवाह क्षेत्र, गोदावरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र को लेकर बात करें कि गोदावरी नदी जो है आपके उद्गम को लेके बात, किसको? उद्गम को लेके बात करें, मैंने आपको त्रियबंक पठार बताया। त्रियबंक पठार जो कि महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बात करें जिसके महानदी का बहाव क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना के बाद में आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में कहा चल जाती, समाप्त कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपका बहाव क्षेत्र या समाप्ति क्षेत्र भी मैंने आपको बता चुका। आगे बात करें इसकी लंबाई को लेकर, लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। यह दक्षिणी भारत की सबसे। अब इसके उपनाम को लेकर जो आपके बताए गए, इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये उपनाम। सहायक नदी, इसके आपसे कहा जाए कि गोदावरी नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? शहर कौन सा आपका? एक केवल है नासिक जो शहर है। देखो, एक आपने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर भुसावल के केले, नागपुर की संतरा सुना है ना आपने? सुना है ना? तो नासिक शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप कमेंट देके बताएं प्लेटफॉर्म फोरम पर, एसपी के चैनल पर आप कमेंट देके बताएं या व्हाट्सएप पे बताएं। आगे बात करें इसकी जो सहायक नदी है, पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदी। तो अपन ने अभी बात की है केवल आपके बंगाली खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियों की। अब बात करेंगे अपन लूनी नदी को, यानी कि अरब सागर गिरने वाली नदी है कि प्रायद्वीपीय भारत की तंत्र पढ़ पा रहे हैं अपन। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ पा रहे हैं। अफवाह तंत्र वैसे होता क्या है आपको पता है नहीं? वैसे नॉर्मली बात ध्यान रखना, अफवाह तंत्र होता है क्या कि वे निश्चित वाहिका जिनमें छोटी छोटी नदियां और नाले आकर और बड़ा तंत्र धारण कर लेते हैं, उससे क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्र कहा जाता है। आगे बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां आपकी है, जो आपसे बात कर पा रहे हैं, सबसे पहले आपकी है लूनी नदी। मैं आपको पहले बता चुका हूं स्ट्रक्चर में कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, जो आपको से बात कर चुका हूं। अरब सागर में पहली आपकी आती है लूनी नदी। कौन सी आती है? लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग आप जान पाते हैं। लूनी नदी का जितना आप लिख सके लिखना, ठीक है ना, जो आपको कंटेंट आपको कोई दिक्कत नहीं है। लूनी नदी का उद्गम आपको पता है कि अपने ये अपना राजस्थान है, सपोज करते हैं, या ये राजस्थान है। राजस्थान में सपोज कर लिए आपने राजस्थान बना दिया, ये आपका राजस्थान। यहाँ पे आपका अजमेर है, और ये आपकी लूनी नदी आ चुकी है। नागपहाड़ से इसका उद्गम बताया गया है। नागपहाड़ जो कि अजमेर है, और यदि आपको नागपहाड़ नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत भी क्वेश्चन बना देता है कि किस झील से इसका उद्गम बताया गया, तो आना सागर झील से, जो कि अणुराज के द्वारा निर्मित की गई थी, आने द्वारा निर्मित की गई थी। और ये नदी देखो दुनिया की आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। और मुस्तलिम बहने वाली दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र आपको पता है कि 2 राज्यों में है, एक तो आपका राजस्थान है, एक आपका गुजरात।
गुजरात में कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में हो जाती है। कहाँ होती है? कच्छ के रण में। आगे बात करें लूनी नदी का, आपको जानते हो कि लूनी नदी विशेषता आपको बता चुका हूं। इसे इसे किस किस लवणवती कहा जाता है और गोडवाड़ प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बहाव क्षेत्र में गोड़ राजपूत का क्षेत्र अधिकार पाया गया था 2 जिलों में, जो कि जोधपुर और पाली में, सॉरी जालौर और पाली जिले में दो राजपूत क्षेत्र जो गोड़ जाति के राजपूत पाए गए और यह क्षेत्र अधिकार था। इसी कारण वहां पर गोड़वाड़ी जाति पाई गई। तो गोड़वाड़ी जाति पाए जाने के कारण वहां पर गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। या गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो क्या आएगा आपका? जालौर व पाली जिले के अंदर। इस चीज का भी आप ध्यान में रख पाए। आगे बात करें बेटा, सेकंड जो नदी आपकी आती है जिसका नाम आता है साबरमती नदी। क्या नाम आता है? साबरमती नदी। साबरमती जो नदी है आपकी है, जो कि देखो आपकी साबरमती नदी, जिसका जो उद्गम जो बताया गया साबरमती नदी का, जो आपको दिखाई दे रहा है कि साबरमती नदी का उद्गम तो आपके राजस्थान से होता है। राजस्थान में जो ये आपका उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले से इसका उद्गम बताया गया है और उदयपुर जिले में आपको इसका उद्गम है साबरमती नदी का, जो कि आपके ऋषभ देव के जंगल से माना जाता है। आगे बात करें इस नदी के तट पर, इस नदी के तट पर बहाव क्षेत्र आपको पता लगी गया कितने राज्यों में, तो आपका राजस्थान है और आपका कौन सा? आपका गुजरात है। और अंतिम क्षेत्र जो बताया जाता है कि साबरमती नदी का जो अंतिम बहाव क्षेत्र जो है खंबात की खाड़ी में अंत हो जाता है इसका। और साबरमती नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए? शहर को लेके बात करें, शहर आपका गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम, 3 शहर इस पर बसे हुए हैं। इस चीज का भी आप ध्यान में रख पाए। ठीक है, अब आगे बात करें माही नदी का। इसका नाम बात करेंगे, माही नदी को लेकर बात करेंगे। माही नदी को लेकर बात करेंगे। माही नदी का जो उद्गम देखो आपको साफ जाहिर हो रहा है, ये आपका राजस्थान है। मान लीजिए ये आपका राजस्थान है। क्या हो रहा है? ये राजस्थान है। क्या दिक्कत आ गई इसमें? हम्म, अब देखो ये आपका राजस्थान है। यहां से एमपी से एक नदी आती है। ये देखो ये नदी आपको दिखाई दे रही है, मैं दोबारा आपके सामने बना पा रहा हूं राजस्थान को। देखो यहाँ पर एमपी के एक धार जिले से इस नदी का उद्गम होता है। एमपी के धार जिले से इस नदी का उद्गम होता है और एमपी में धार जिले से इसका उद्गम बताया जाता है। और धार जिले में एक झील है जिसका नाम है मेहंद झील। मेहंद झील से इसका उद्गम बताया जाता है। और यह नदी कितने राज्यों में होकर बहती है? तो राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और तीसरा आपका कौन सा है? जिजे, जिसे गुजरात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 राज्यों में इसका विस्तार बताया गया है। किसका? माही नदी। और ये देखिए ये आपको यहाँ पर एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र विश्व नदी कौन सी? आपकी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। और माही नदी को कांटली की गंगा या आदिवासियों की गंगा या पुष्प प्रदेश की सबसे लंबी नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो मैंने कहा आप सर इस पर कि बहाव क्षेत्र को लेकर बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, अंत का होता है आपका खंबात की खाड़ी में। उद्गम मैं आपको बता चुका हूं, मेहंद झील धार जिला एमपी से होता है। कहां से होता है? एमपी से होता है। आगे बात करते हैं, ये अगली जो आपकी नदियां हैं जिसका नाम क्या आता है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, देखो नर्मदा नदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ पाएंगे कि नर्मदा नदी क्या है। देखो ये आपका राजस्थान है, ये आपका भारत के संदर्भ में अपन बात करेंगे। नर्मदा नदी देखो ये अपना देखो ये आपका भारत का निचला हिस्सा है
और नर्मदा नदी जो है जिसका उद्गम जो मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक की चोटी है, कौन सी चोटी है? अमरकंटक की चोटी बताई गई, यहां से इसका उद्गम बताया जाता है। देखो ये जो नदी है, ये नदी जो कि अपने इस तरह से बहती है तो ये सर्पिल रूप धारण कर पाती है। उद्गम हुआ और इसका अंत कहां हो रहा है? खंबाती खाड़ी में हो रहा है। और जैसे यहां पर ये नदी जो आपकी आती है और ये मध्य भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। और नर्मदा नदी यहाँ पर एक पर्वतमाला जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला, और यहाँ पे एक पर्वतमाला जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ पे कौन सी है? आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। अब दो पर्वतों के मध्य से गुजरने वाली या भ्रंश घाटियों में होकर गुजरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली एकमात्र भारत में कौन सी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी? कौन सी आएगी? है आपकी नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली नदी कौन सी? आपकी नर्मदा नदी, जो कि दो पहाड़ों की या दो पर्वतों के मध्य में विंध्याचल पर्वतमाला व सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में भ्रंश घाटियों में होकर बहने वाली या गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी नर्मदा नदी। आगे बात करें इसका प्रवाह क्षेत्र, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के बाद में कहां प्रवेश करती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद में कहा करती है? आपकी खंबात की खाड़ी में। कहा करती बताओ? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये अंत हो जाता है। इसका विशेषता ये मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अपने राजस्थान की जीवन रेखा यानी कि आदिवासी जीवन रेखा माही नदी कहलाती है, उसी संदर्भ में देखा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को जाना जाता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यह नदी घाटियों में होकर बहती है, सबसे ज्यादा भ्रंश घाटियों में होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और विंध्याचल पर्वतमाला व सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य होकर गुजरने वाली नदी है। और मैंने कहा आपसे कि सर्पिला रूप धारण करने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली है ज्वार नदमुख। एक देखो, ज्वार नदमुख का मतलब क्या है? ज्वार नदमुख को क्या कहा जाता है? एस्चुरी कहा जाता है। एस्चुरी, क्योंकि ये समुद्री की लहरें और ये पानी दोनों में आपस में लहर टकराई और ये क्या बनेगा? एक ज्वार को उत्पन्न करते हैं। इसके लिए कहा जाता है ज्वार नदमुख, और इस ज्वार नदमुख को क्या नाम दिया गया? एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत के अंदर एकमात्र दो नदियां जो एस्चुरी का निर्माण कर पाती है, एक आपकी नदी है नर्मदा, दूसरी आपकी ताप्ती नदी। इसका आप ध्यान में रख पाए। आगे चलते बेटाओ, देखो मैंने कहा इस नदी के, नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से जलप्रपात है? कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, और इसकी जो लंबाई को लेकर बात करें जो कि 1312 मीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। और जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। जबलपुर शहर किसी नदी तट पर बसा हुआ है। ठीक है ना। और अगली नदी कौन सी? आपकी ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम मूल ताप्ती नामक स्थान से होता है। यह मुल्ताई नामक पहाड़ी है और मूल ताप्ती नामक स्थान है, तो वहां से इसका उद्गम बताया जाता है। और ये बैतूल जिला से इसका उद्गम बताया गया। और बहाव क्षेत्र को लेकर बात करें, बहाव क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, खंबात की खाड़ी। विशेषता में आपकी बात करें कि मैंने आपको बता चुका पहले भी कि भ्रंश घाटियों में होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? पहली पे आपका नर्मदा, सेकंड पे कौन सी आएगी? ताप्ती नदी। तो यही भ्रंश घाटियों में गुजरने वाली नदियां है। आगे बात करें, ये भी दूसरी नदी है जो कि एस्चुरी व ज्वार नदमुख का निर्माण कर पाती है, और यह नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये और इस नदी तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत शहर। आपने सुना होगा तेरी सूरत पे मैं मरता हूं। तो तुम्हारी सूरत जब बनेगी जब अपन अच्छी मेहनत कर पाएंगे, अच्छे नंबर से, अंकों से पास कर पाएंगे, तब जाके अपन जीवन को बदल सकेंगे। तो तब आपके
अरे लाइनें लग जाएगी। यदि जिंदगी में कुछ करना है तो लग जाओ मेहनत के लिए, कुछ पाने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए। तो अपने क्या सूरत, अपनी सूरत पे मरने वाले आएंगे। इस चीज का आप ध्यान में रखें। आगे बात करें, अगले चले बेटा। आगे आपका है, आपकी जो नदी है, मैंने आपको ताप्ती नदी के बारे में बात की। अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन आपका है, देखो मैंने अरब सागर और बंगाली खाड़ी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में मैंने पूर्ण आपके सामने चर्चा कर पाया। आगे आपका आता है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिखाई दे पा रहा है, जो मैं आपको बता चुका था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लेकर देखो, ये पहला पेपर निकालते अपन। देखो ये भारत को जलवायु में बांटते हुए कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण का अध्ययन कीजिए। तो इस चीज का भी आप ध्यान में रखें, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अपना क्वेश्चन अगला चल रहा है। अगला क्वेश्चन से आपके सामने समझ में आएगा भारत की जलवायु। अब पहले बात करें बेटा, भारत जलवायु है क्या चीज, भारत की जलवायु क्या है, इसके संदर्भ में आप समझ पाएंगे। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु, देखो जलवायु शब्द क्या है, ये हवा चल रही है। देखो ये आपका स्थान मान लीजिए, देखो किसी स्थान, किसी जगह पर लंबे समय तक चलने वाली हवा की दिशा को जलवायु कहा जाता है। दीर्घकालीन चलने वाली हवा की दिशा को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। और इसका लगभग में जलवायु का जो टाइमिंग, जो चेंजिंग वगैरह होती है, वो 30 वर्ष का होता है। कितने का, 30 वर्ष का, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि जलवायु, मैंने आपको बताया जलवायु परिभाषित किया कि किसी स्थान या किसी जगह पर लंबे समय तक चलने वाली हवा की दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। क्या, जलवायु, ठीक बताओ, कोई दिक्कत। ये आपका आगे बात करें, इसमें आपका मौसम, मौसम क्या अभिप्राय है, किसी स्थान, किसी जगह पर अल्पकालीन चलने वाली हवा की दशा को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। तो आपने एक सॉन्ग्स भी बड़ा अच्छा है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, दोपहर में कैसा, सुबह में कैसा, शाम को कैसा, ये मौसम बड़ा बेईमान है और आप मौसम की तरह बदलने में माहिर हो। तो अब मौसम जो बदलता है, लगभग मौसम का जो टाइमिंग जो होता है लगभग 3 महीने का आसपास में बताया जाता है, ठीक है ना। ये आपका मौसम। आगे बात करें मौसम के बाद में आपका भारत की जो जलवायु है, जो कैसी जलवायु बताएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखो ये आपका क्या है, ग्लोबल, यहाँ पे आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ पे अपना भारत है, यहाँ पे आपकी कर्क रेखा है। अब इस क्षेत्र में तो क्या है, गर्म है, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय है। देखो भूमध्य रेखा के यहाँ पर आपकी कर्क रेखा है, यह आपकी कर्क रेखा होगी, यह आपकी भूमध्य रेखा और ये आपकी मकर रेखा। तो इस क्षेत्र में क्या है, बहुत गर्म क्षेत्र है, यानी कि गर्म तो गर्म ही है, ठंडा तो ठंडा ही है। यहां पे जाएंगे तो ध्रुव पर ठंडा, बिल्कुल ठंडा, मौसम बड़ा बेईमान है, बर्फ जम जाएगी, कुल्फी जम जाएगी, और कुल्फी जम गई तो आप भी के ऊपर भी कुल्फी होगी, तो है ना, तो आपको पता है फिर क्या होता है ना। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि भारतीय जो जलवायु है आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु बताई जाती है, ठीक है ना। आगे बात करें, ये आपको बताता कौन है, देखो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दिखते हैं अपन। पहला आपको स्थिति उच्चावच के आधार पर संबंधित कारक, उच्चावच यानी उच्चावच के आधार पर, जैसे कि आपके
देख लेते हैं, जैसे अपने हिमालय पर्वत है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, नीचा ऊंचा, है ना, वो ध्यान दे लेना उस चीज को। तो मैंने कहा आपसे अक्षांश रेखा, मैंने कहा अक्षांश रेखा भी आपको अपने भारत की स्थिति को बता पा रही है, कर्क रेखा गुजर रही है, तो अक्षांश रेखा के संदर्भ में स्थान बताते हैं, उस स्थान में ही कौन सी जलवायु बताइए, जो कौन सी बताइए, अक्षांश रेखा बता पाएगी। निर्धारण कौन करती, देखो अक्षांश का कार्य क्या है, स्थान, प्रतिबंध, जलवायु, तापमान का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी, आपकी अक्षांश रेखा है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे बात करें, सबसे पहले बात करें अपने यहाँ पर पर्वतों की में स्थिति है हिमाचल, ये हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत जो कि अपने भारत के उत्तर में, देखो ये अपना भारत है यहाँ पर जो हिस्सा है किसका है, हिमालय पर्वत का है, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत की जो आकार जो है तलवार नुमा आकार है, कैसे, तलवार नुमा है, धनुष आकार है कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो ये जो अपने को जो ऊपर से जो क्षेत्र को रोक रखा है, ढक रखा है, उत्तरी क्षेत्र में जो आपको हिमालय पर्वतमाला, और नीचे जो आपका हिंद महासागर है, यही प्रभावित करता है, यही प्रभावित करता है। और ये मध्य में कौन सा आपका थार का मूलस्थल है, यहां ग्रीष्म काल में इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है, यानी कि ये भी क्या करता है, मानसून को आकर्षित करता है, यानी कि ग्रीष्म काल में भारत में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो यहां पे तापमान उच्च हो जाता है, वायुदाब निम्न हो जाता है, वायुदाब निम्न। इसी कारण दक्षिण गोलार्ध में देखा जाए तो वहां पे सूर्य किरण तिरछी पड़ रही है, लेकिन वहां पे तापमान निम्न, वायुदाब उच्च। हमेशा मानसूनी पवने और यह मानसूनी हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब को गमन कर पाते। क्लियर है दोस्तों, हर चीज, हर पॉइंट आपके सामने समझाया जा रहा है, छोड़ना मत किसी चीज को। मेरी मेहनत कभी असफल नहीं जाती, मेहनत मैं भी कर रहा हूं, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलते अपना बेटा आगे। तो मैंने कहा आपसे, तो अपने उच्चावच के आधार पर, जैसे कि मैंने कहा कि हिमालय पर्वत भी का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, इधर ही आपको हिंद महासागर है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ पाता है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताए मैंने आपको, अक्षांश स्थिति आपको। इसके अलावा आपके भारत की स्थलाकृति बनावट भी जलवायु को क्या करती है, आपकी प्रभावित करती है। भारत की जलवायु, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न ऋतु समझ रहे हो, ऋतु, तो ऋतु जलवायु को, ऋतु है जो भारतीय जलवायु की विशेषता में से एक है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में आपको बताया मैंने, आपको हिमालय पर्वत, सेकंड बताया मैंने आपको अक्षांश रेखा, आगे नहीं वही बात। और आपके देखो भारतीय उपमहाद्वीप की दशाएं, क्या दशा है भारत, समुद्र तल से दूरी कितनी है, ये भी आपके पश्चिमी जेट स्ट्रीम की धाराएं है ना। भारत में ऋतुओं को लेकर ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है ना। ग्रीष्म ऋतु मार्च माह से जून माह में चलती है, और तापमान कितना होता है, लगभग 40 सेंटीग्रेड होता है, कितना, 40 सेंटीग्रेड। और गर्म हवा जो चलती है अपने भारत के अंदर, जो ग्रीष्म काल में गर्म हवा जो चलती है, उसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। क्या, लू कहा जाता है। आगे बात करें वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को जो कार्यकाल जून से माह से सितंबर माह के मध्य में वर्षा ऋतु का कार्यकाल बताया जाता है। और भारत में मानसून का आगमन दक्षिणी पश्चिमी शाखा, देखो छोटी सी बात कर लेते हैं अपन। देखो ये अपना भारत का हिस्सा है, यहाँ ये दक्षिणी गोलार्ध अपना उत्तरी गोलार्ध में, यहां से मानसूनी पवनें प्रारंभ हुई चलना, सॉरी और ये आपकी भूमध्य रेखा, मानसूनी पवनें आ रही है और ये आगे बढ़ रही है इस तरह से। ये आपका कौन सा भाग है, प्रायद्वीप पठारी भूभाग है। अब ये जो मानसूनी पवन है हिंद महासागर
में होके आ रही है, जो भूमध्य रेखा से टकराती है। भूमध्य रेखा से टकराने के बाद में ये रेखाएं अपना 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई आगे बढ़ पाती है। देखो, और ये कौन सा बल, कोरियोलिस एक बल लगता है पृथ्वी घूर्णन गति के कारण, कि पृथ्वी अपने स्थिर नहीं है, यहाँ पे एक बल लगता है भूमध्य रेखा पर, कोरियोलिस बल, और उस बल के कारण ये हवाएं अपना रुख मोड़ लेती हैं, और ये अब हवाएं किस रूप में जानी जाएगी, दक्षिणी पश्चिमी पवनों। यानी कि ये जो दिशा जो निर्धारित करती है, देखो ये आपकी दिशा है, तो यहाँ पे कौन सी दिशा बनेगी, दक्षिणी पश्चिमी बनेगी ना, है कि नहीं। तो दक्षिणी पश्चिमी पवने जो कि आपके रूप तो अपने ये प्रायद्वीप पठार भूभाग से टकराती है, तो प्रायद्वीप पठार भूभाग से टकराती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, दो भागों में, क्लियर है। और ये दो भागों में बढ़ती है, कितने भागों में, दो भागों में। समझ में आई बात, आई समझ में। देखो दो भागों में बढ़ती है, देखो दो भागों में बढ़ती है। अब देखिए अपन बात करेंगे क्या हो रहा है। देखो ये बात करेंगे, देखो जैसे भी है ये जो भाग आपका, सबसे पहले जो मानसून जो प्रवेश करता है प्रायद्वीप पठार भूभाग, जो आपका ये जो भाग है जो केरल का है, किसका है, केरल का, और मालाबार तट का है। और सबसे पहले जो मानसून आपसे कहा जाएगा कि मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, तो यहाँ पे एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जो है सबसे पहले यहाँ करता है। लेकिन मुख्य भाग में, यानी कि सबसे पहले प्राय जो अपने मानसून जो आता है भारत के मुख्य भाग में कहाँ प्रवेश कर पाता है, जो आपके केरल राज्य में मालाबार तट में जून माह के प्रथम सप्ताह में कर पाता है। इस चीज का भी आप ध्यान में रख पाए, क्लियर है। चले आगे, तो मैंने कहा बेटा, हाँ ये मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम शाखा जो कि अरब सागर तथा बंगाल खाड़ी की शाखा से वर्षा हो पाती है। आगे चलते हैं। अब इसके क्या प्रमुख तथ्य है कि शरद ऋतु में ये वापस ये लौट जाता है मानसून। देखो है ना, लौटना तो है इस दुनिया में, और लौट के आ गया, मतलब आप अपने उसी दशा में आ गए, पढ़ाई के संदर्भ में आपने आगे बढ़ते गए, गलत काम को छोड़ दिया और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है ना। आगे बात करें बेटाओं कि शरद ऋतु से लौटता हुआ मानसून, यानी कि अपने मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का लौटना, मानसून का लौटना या मानसून का प्रत्यावर्तन काल के समय, देखो शीतकाल में जो वर्षा अपने भारत में होती है जो लौटते हुए मानसून से होती है। मन में आ रही वो कोशिश आपको, यानी कि उससे मावट कहा जाता है। मावट जो कि अपने भारत के अंदर जो मावट जो होती है तमिलनाडु राज्य में, पंजाब राज्य में होती है, यानी कि सुनहरी बूंदे, टिप टिप वर्षा पानी, है ना, समझने बात, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए ना, वो चीजें आप ध्यान में रखें, है ना। तो मैंने कहा आपसे प्रमुख तथ्य है, तो भयंकर जब ये लौटते मानसून बहुत भयंकर तबाही मचाता है, यानी पश्चिम बंगाल में चक्रवात उठाता है, और पश्चिम बंगाल में जब चक्रवात उठाता है तो वहां पर बहुत अपार जनधन की हानि कर पाता है, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान में रखें। तो चक्रवाती कारणों का पूर्वी तट पर भारी वर्षा होती है। प्रमुख तथ्य आप समझ पाएंगे कि तापमान निम्न 40 डिग्री सेंटीग्रेड कारगिल के समीप जम्मू कश्मीर में कितना बताया गया है, और उच्च लगभग कितना है 58 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि जैसलमेर का है। हमारे तापमान जो बताया गया है लगभग सब कितना बताया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि जम्मू कश्मीर में जो निम्न तापमान है। और उच्च तापमान को लेकर बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ देखने को मिलता है, ग्रीष्म काल में देखो आपको जैसलमेर जिले में जो कि 58 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग में बताया जाता है। कम वर्षा
यानी 12 सेंटीमीटर के लगभग में वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। अधिक वर्षा वाला जो आपका है देश के अंदर मासिन राम है, जो कि मेघालय में, जो कि विश्व में सबसे अधिक आर्द्रता वाले स्थान और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी कहा जाता है। कौन सा है बेटा? मासिन राम। लगभग इसमें 1141 सेमी वर्षा होती है बेटा। कितना सेमी? 1141 सेमी वर्षा हो पाती है। ऋतुओं की परंपरा के आधार पर देखा जाए बसंत ऋतु, आपने देखा होगा जलवायु के अंतर्गत आपने बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। बसंत ऋतु को जो कार्यकाल जो बताया गया, कितने माह से किस माह के मध्य में बताया गया? मार्च माह, अप्रैल माह के मध्य में बताया गया। और ग्रीष्म ऋतु का जो कार्यकाल है, जो यानी कि क्षेत्र बताया गया है, मार्च और जून माह के मध्य में। और वर्षा जो कार्यकाल है जुलाई अगस्त। शरद ऋतु का कार्यकाल है सितंबर अक्टूबर। हेमंत का है नवंबर दिसंबर। और शिशिर का है जनवरी और फरवरी। ठीक है। आम्र वर्षा, देखो मानसून से पूर्व कुछ वर्षाएं होती है अपने भारत के अंदर, जिसे प्रिय मानसून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रिय मानसून के नाम से जाना जाता है। एक आपने सुना होगा काल वैशाख, कि वैशाख माह में पश्चिम बंगाल राज्य में, वैशाख माह में पश्चिम बंगाल राज्य में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? काल वैशाख कहा जाता है, क्योंकि वह अपार जनधन की हानि करता है, तबाही मचाता है। इसे काल वैशाख, काल आता है यानी कि अपन मान लीजिए काल का मतलब समझ रहे हो? अपार आदमी, मानव की हानि होती है, मानव भी मरते हैं और जानवर भी मरते हैं, इसलिए बोलते हैं यानी कि काल आ गयो वैशाख में, और काल आ गयो रे, है ना। तो काल वैशाख के नाम जाना गया। इसी तरह से अपने दक्षिणी भारत में कर्नाटक केरल के आसपास जो क्षेत्र बताया गया है, जहाँ पे क्या होता है, आम्र की खेती चल पकती रहती है, और यह मानसून से पूर्व कुछ वर्षा हो जाती है और उस वर्षा से ये आम पक जाते हैं। आम की खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है वर्षा, इसलिए इस वर्षा का नाम क्या दिया है? मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। इसी संदर्भ में अपन आगे बात करें, असम राज्य में मानसून से पूर्व कुछ वर्षा हो जाती है और उस समय क्या वहां पर चाय की खेती होती रहती है, तो चाय की खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं वह वर्षा, और वह वर्षा को क्या नाम दिया? टी शावर या चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में आगे देखिए अपन भारत के अंदर यहाँ पर कहवा कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में, और यहाँ पर मानसून से पूर्व कुछ वर्षा हो जाती है। उस समय ये नहीं कहवा कॉफी के फूल पकते रहते हैं और इस वर्षा से क्या फूल बिखर जाते हैं और वह खेती पक जाती है, इसलिए इस खेती के लिए बहुत लाभदायक माने गए, इसलिए उसे फूलों की बौछार के नाम से जाना जाता है। बात है क्लियर? फूलों की बौछार एक किस किस में होती है आपको पता है? देखो फूलों की बौछार तो काफी अच्छे जगह होती है, आपको पता लग रहा होगा कि फूलों की बौछार क्या है। फूलों की जो, देखो अपने भारत के अंदर फूलों की सबसे महंगी मंडी को लेके बात करें, जो कि आपकी मुंबई में, और भारत में सबसे बड़ी पुष्प मंडी जो कि पुष्कर अजमेर की है, और भारत में फूलों की घाटी को लेकर बात करें जो कि उत्तराखंड में, और भारत में पुष्पों का बगीचा को लेकर बात करें कर्नाटक बेंगलोर में। इस चीज का भी आप ध्यान में रख पाए। फूल है ना, फूल बिखरते हैं, है ना। देखो दोस्त बनते हैं बिछुड़ने के लिए और फूल बिखरते हैं, समझ रहे बात को? तो फूल आहिस्ता से हो। देखो भारत में जलवायु प्रदेश को अब किसके आधार पर बांटा? कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। इसके आधार पर कोपेन का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया बेटाओ? कोपेन ने बांटा है, अपन ने इसको बांटा है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब सेकंड आपका है अल्प, यानी कि इसके अंतर्गत अल्प शुष्क ऋतु वाले मानसूनी प्रदेश, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? मैदानी प्रदेश आते हैं। अगला आपका है समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश, जिसे CWG के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भारत के मैदानी क्षेत्र आते हैं। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, जिसे अपन AS के रूप में दर्शाते हैं, इसके अंतर्गत तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र आता है। आगे बात करें दीर्घ अवधि
ग्रीष्म ऋतु वाले शुष्क मानसूनी प्रदेश, जिसे अपन AW के नाम से दर्शाते हैं, इसके अंतर्गत कौन दर्शाता है? कोपेन ने दर्शाया था, कोपेन ने बताया था इस क्षेत्र को। कोरामंडल तट, कोरामंडल जो तट का जो विस्तार है आपके तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे DFC के नाम से इसे दर्शाया गया, इसके अंतर्गत भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आपसे ले सकते हैं, आपको उत्तराखंड भी आ रहा है, आपका इधर सिक्किम भी आ रहा है, इधर आपका आंध्र असम भी आ रहा है। कुछ आपके उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उस संदर्भ में आपको दर्शाए गए। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, जो BSHW, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, ये अंदर राजस्थान और हरियाणा कुछ भागों में पाया जाता है क्षेत्र। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, जिसे ई कंटेंट के द्वारा दर्शाया गया, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य आते हैं। टुंड्रा प्रकार की जलवायु प्रदेश, जिसे ET के नाम से दर्शाया गया, किसी नाम से? ET के नाम से, इसके अंदर उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र। अब बात करेंगे बेटा अगले कंटेंट को लेकर। मैंने आपको बताया भारतीय जलवायु के बारे में संदर्भ में मैंने आपको बता पाया, ठीक है ना। आगे अपन चर्चा कर पाएंगे अगले क्वेश्चंस को लेकर। जलवायु खत्म। जलवायु के बाद में आपका आएगा भारत के खनिजों का संसाधनों का वर्णन कीजिए, और जिसमें 3 खनिज मैं आपको बता पाऊंगा। पहला खनिज आपका है, इसका आपका आएगा कोयला, कोयला के बाद में आपका है पेट्रोल, पेट्रोल के बाद में आपको बताया जाएगा लोहा। 3 खनिजों के बारे में, तीनों खनिजों में से एक क्वेश्चन भी टपक सकता है, इस चीज का आप ध्यान में रखें। देखो पिछली बार आपके जलवायु में से मानसून के ऊपर शोध पूछा गया था, अब की बार कोपेन के वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन किया जाने की पूरी संभावना बन पाई, इस चीज का भी ध्यान में रखें। भारत के जलवायु के अंतर्गत मौसम पूछा गया था, अब वर्तमान में कौन से क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है? तो क्या है? कोपेन का वर्गीकरण और पूरी जलवायु का निर्धारण पूछा जाएगा। ओके, इस चीज का आप ध्यान में रखें। आगे बात करें भारत के खनिज। मैंने आपको अभी बताया खनिज, क्या बताया? खनिज। खनिज जो कि अपने पृथ्वी के गर्भ से खोदकर निकाले गए यौगिक के तत्व को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज, खनिज को लेके बात करें, पहली बात आपके धात्विक खनिज, सेकंड आपके अधात्विक खनिज, क्लियर है, और रासायनिक खनिज, परमाणु खनिज। खनिज मुख्यतः आपके कितने भागों में बांटा गया? पहला देखो खनिज, देखिए अपन बात कर रहे हैं खनिज। चल जा रे चल जा, क्यों परेशान करता है। देखो खनिज, देखो खनिज को लेकर बात करें, ये आपके खनिज है। एक आपका है धात्विक, एक आपका अधात्विक। धात्विक खनिज वे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। लोह और अलोह। जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। देखो वैसे तो देखा जाए धातु खनिज कौन कौन से हैं? देखो चांदी, सोना, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, ये मुख्यतः आपके धातु खनिज के अंतर्गत पार्ट्स बताए गए, ठीक है ना। लोहा खनिज, लोहा खनिज के अंतर्गत जिस धातु में लोहे के अंश पाए जाते हैं उनमें लोहा खनिज या लोहे खनिज कहा जाता है। जैसे कि पहला आपका लोहा, सेकंड आपका है मैग्नीज, इन दोनों में क्या पाया जाता है? लोहे के अंश पाए जाते हैं। और जिनमें
जिन धात्विक खनिजों में लोहे के अंश नहीं पाए जाते उन्हें अलोह धातु खनिज कहा जाता है। जैसा कि आपका है चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, टंगस्टन, सोना, है कि नहीं, ये आपके अलोह धातु खनिज के भाग बताए जाते हैं। अधातु खनिज में आपके भी कितने भाग बताए गए, जैसे कि एक तो इमारती पत्थर है। इमारती पत्थर में आप पढ़ सकते हैं आपके हीरा है, संगमरमर है, हीरा संगमरमर, ये क्या है आपके इमारती पत्थर है। घिया पत्थर है, एबेस्टोस है ना, रेड स्टोन्स है, ये किस में आते हैं आपके इमारती पत्थरों में आते हैं। इमारती पत्थर मुख्यतः आपके दो ही हैं, हीरा और संगमरमर। संगमरमर, हीरा, इमारती क्षेत्र का भाग बताया जाता है। आगे बात करें, अगला तो आपका है अधातु खनिज के अंतर्गत। अधातु खनिज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें। अब इस अधातु खनिज में आपके देखो, अगली जो बात करें, एक रासायनिक खनिज भी आ जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रासायनिक खनिज में। रासायनिक खनिज में आपका सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा समझो आप, क्या, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट पढ़ा है ना आपने। रॉक फास्फेट भी किसका भाग है, रासायनिक खनिज का भाग है। जिप्सम रासायनिक खनिज का भाग है, इसका जिप्सम। तो ये आपके किसके हैं, रासायनिक खनिज के भाग है, जो कि अपने उर्वरक यानी कि खाद बनाने में काम में आते हैं, यानी कि अपने उर्वरक शक्ति बढ़ाने के काम में आते हैं भूमि के, ठीक है, फसलों के लिए। आगे बात करें ईंधन खनिज। देखो ईंधन खनिज के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोल बैट, ये किसके भाग है, ईंधन खनिज के भाग है। अब आगे आता है आपका रास यानी कि परमाणु खनिज, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, है कि ना, ये किसमें आपके किसके भाग हैं, परमाणु खनिज के भाग माने जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे धात्विक खनिज का जो भाग है ये कभी भंगुरता में नहीं बिखरते, भंगुरता में नहीं बिखर, और ये जो अधात्विक जो खनिज है ये भंगुरता में बिखर जाते हैं। मुख्य विशेषता है इनकी, भंगुरता में बिखर जाते हैं, ठीक है ना, इस चीज का भी आप ध्यान में रखें। आगे बात करें, सबसे पहले धात्विक खनिज को इसमें अपन खनिजों के संदर्भ में देखेंगे अपन, क्योंकि आपका ईंधन खनिज का पार्ट्स आपके एग्जाम पूछने की पूरी संभावनाएं बन पा रही है। ईंधन खनिज में से आपको पहला मैं ले रहा हूं, उसके बाद में आपके लोहा खनिज भी आपका एक धातु खनिज का पार्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपको ईंधन खनिज में से सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो ईंधन खनिज में आपका आता है जो कि हाँ, भारत के 3 प्रमुख खनिजों के बारे में बात कर पाएंगे बेटा अपन। पहला आपका है कोयला, सेकंड आपका है पेट्रोलियम, और थर्ड आपका है लोहा। लेकिन अपन पहले कोयले को लेकर बात करें, कोयले को क्या कहा जाता है, कोयला होता है क्या है, कोयले को अपन काला सोना भी कहते हैं, कोयले को अपन काला सोना भी कहते हैं। कोयला विश्व में सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है, पता चल रहा है आपको, कोयले का उत्पादन जो कि अपने जर्मन में भी हो रहा है, इधर अपने चीन में भी हो रहा है कोयला उत्पादक क्षेत्र, इधर अपने भारत में भी हो रहा है। भारत में आपके झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है कि बहुत सारे क्षेत्र है। इधर जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला एकमात्र पाया जाता है, लिग्नाइट कोयले के भंडार आपके राजस्थान में और अपने तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो पलाना बीकानेर की एशिया की प्रसिद्ध कोयला की खान बताई गई। तो ये चीजें अपन बता पाएंगे। कोयला कितने प्रकार का, 4 प्रकार का है। पहला आपका एंथ्रासाइट कोयला, जो कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला बताया जाता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला बताया जाता है, जो कि आपका कोयला जो कि कार्बन की मात्रा 80 से 90% है, और विटामिन की 75 से 80% है। लिग्नाइट के 440 से 60 से प्रतिशत बताई गई, और पीट में आपकी 30 से 40% बताई जाती है। रूपांतरित चट्टान, गोंडवाना लैंड, टर्सरी कालीन और लकड़ी को जलाकर, यानी कि देखो ये जो कोयला है एंथ्रासाइट,
रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। और बिटुमिन्स जो कोयला है, देखो बेटा ये थोड़ी सी गलती से मिसप्रिंटिंग हो चुकी है, ये बिटुमिन कोयला है, बिटुमिन्स, बिटुमिन्स कोयला है। बिटुमिन्स कोयला जो किसके में गोंडवाना लैंड की अवसाद चट्टान का भाग बताया जाता है। आगे बात करें टर्सरी कालीन चट्टान में कौन सा कोयला पाएगा? लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला बताया जाता है। तो कोयले कितने भाग हैं? पहला आपका एंथ्रासाइट, सेकंड कौन सा आपका? बिटुमिन्स, थर्ड आपका लिग्नाइट, और फोर्थ आपका कौन सा बेटा? जो आपका है पीट। यानी सबसे उत्तम किस्म का कोयला आपका एंथ्रासाइट है, और सबसे निम्न किस्म का या घटिया किस्म का कोयला कौन सा? आपका पीट कोयला। क्लियर है? अब देखो उत्तम किस्म का कोयला आपका जो कि जम्मू कश्मीर पाया जाता है, और ये जलते हुए में धुआं नहीं देता है। और सेकंड आपका है बिटुमिन्स कोयला, यह द्वितीय कोटि का कोयला कहलाता है। द्वितीय कोटि कोयला कौन सा आपका? जो कि आपका है बिटुमिन्स, और भारत के गोंडवाना चट्टानों में इसी श्रेणी में पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% बताई गई है, और एंथ्रासाइट में 80 से 90% है। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। आगे आपका आता है कि लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, इसी कोयले को देखो, एंथ्रासाइट जो कोयला है, एंथ्रासाइट जो कोयला आपका है जो कि भारत का सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। कौन सा है? भारत का सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इस चीज का आप ध्यान में रखें। आगे बात करें लिग्नाइट कोयला, इसका जो रंग है जो भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा कोयले के रूप में जाना जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार तमिलनाडु में सर्वाधिक पाए गए, और राजस्थान में एशिया की उत्तम किस्म के कोयले की खान पलाना बीकानेर की प्रसिद्ध बताई जाती है। पलाना बीकानेर, पलाना बीकानेर की प्रसिद्ध बताई जाती है। पीट कोयला जो कि निम्न व घटिया किस्म का कोयला कहलाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% बताई जाती है। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम कोयला निकालने का प्रयास 1734 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था। यानी कि कहाँ किया गया था? रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? आपकी पश्चिम बंगाल में। और अंग्रेज कौन था? समर एम हिटले, हिटले के द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया था। भारत में दामोदर नदी घाट क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला उत्पादित होता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में कोयले का उत्पादन होता है। आगे बात करें तो मैंने कहा आपसे जो कि आपका है कि भारत में छोटानागपुर के पठार को भारतीय खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटानागपुर के पठार को भारत में खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्लियर है? कोयले का भंडार कहा जाता, यानी कि खनिजों का अजायब घर छोटानागपुर के पठार को। आगे चलते, सबसे पहले बात करें छोटे अपने भारत के अंदर कोयला उत्पादक क्षेत्र खान देखते हैं अपन। झरिया की खान झारखंड में, बैतूल की एमपी में, रानीगंज की खान पश्चिम बंगाल में, कोरबा की खान बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वारंगल आंध्र प्रदेश में है, संबलपुर ओडिशा में है। ठीक है, ये प्रमुख खाने हैं, इनसे आपको क्या होता है? कोयले का उत्पादन हो पाता है। ठीक है ना? आगे बात करें, कोयला देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वेरी गुड। देखो रेलगाड़ी में इसका उपयोग किया जाता है, जलाने में इसका उपयोग किया जाता है, खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या है कि कोयला देश में वाणिज्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोयले की सर्वाधिक खपत 73.75% भाग ताप शक्ति में उपयोग में होता है। अब देखो रेल, जलयानों में, नाव में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे कोयले का व्यापार, भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका को भाई कोयला निर्यात करता है भारत, और कुछ ऐसी जगह से लेता भी है। लेकिन 2010-11 में
521 करोड़ कोयले का निर्यात किया गया था भारत के द्वारा, ऐसा बताया गया। कोयले का खनन उद्योग की समस्या है। देखो, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, स्वास्थ्य में संबंधित, मान लो कोयले के अपने पास धुआं आ रही है तो क्या स्वास्थ्य अपना बिगड़ेगा? स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो अपन दिक्कत आएगी, है कि नहीं? कोई दिक्कत, चलते अपन आगे। तो अपने बात करें कि कोयला जो है, कोयला यानी कि अपने पर्यावरण प्रदूषण में क्या हो रही है? विद्युत, इससे समस्या उत्पन्न हो रही है स्वास्थ्य में। परिवहन मार्ग में अवरोध, यानी कि 90% कोयले की ढुलाई भारत में रेल द्वारा होती है और विभिन्न भागों में रेल की सुविधा नहीं है, ये भी समस्या है। निम्न में से अधिकांश कोयला गैर कोकिंग किस्म का है, अनुपयुक्त है, कोई उपयोग में नहीं आता। गैर कोकिंग किस्म का कोयला उपयोग में नहीं आता, इसी कारण से अनुपयुक्त कोयला भी कहा जाता है। अन्य कोयले की क्षति, खनन के पुराने तरीके से खनन किया जा रहा है और खनन में मंदी की असमानता का वितरण हो रहा है, इस चीज का भी आप ध्यान। अब अगला टॉपिक क्वेश्चन है, आपने भारत में प्राकृतिक वनस्पति को समझाइए। क्वेश्चन अपने मॉडल सेट पेपर फर्स्ट में अपन देखा था, अपन देख लेते हैं। देखो, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति, इसके संदर्भ में अपन बात कर पा रहे हैं। क्लियर है? आगे बात करें। देखो, चलते अपन क्वेश्चन से अगले को लेकर। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक स्वरूप से, यानी कि जो मानव कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा अपनी प्रकृति पर, बिगड़ क्षति से जो पेड़ पौधे उग पा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। यही तो आज से निकले। प्राकृतिक वनस्पति का आज से क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? तो ये डेफिनेशन निकल के आती है अपने कि प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप से जो कि वृक्ष उत्पन्न हो पा रहे हैं, पेड़ उग पा रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्लियर है? और अपने भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति या वन प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, अगर अपना बात करते हैं आगे। आगे बेटा होता है, इसमें 12 मुख्य, विश्व के अंदर 12 मुख्य जैव विविधता देशों में से एक है अपना भारत है, और यहां लगभग 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे, यानी कि भारत के अंदर कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भारत का विश्व में प्राकृतिक वनस्पति 10वां तथा एशिया में 4था स्थान बताया जाता है। 2003 में देश में वनों का क्षेत्रफल 6.8 लाख किलोमीटर था, जो कुल क्षेत्रफल का 20.55% है। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला आपका धरातल, इसके अंतर्गत भूमि का उच्चावच व मिट्टी का स्वरूप आता है, जो आप लिख सकते हैं आराम से। सेकंड आपका है भूमि, पर्वत पठार मैदान में इस प्रकार की वनस्पति नहीं होती। मिट्टी, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव व उच्च ढलानों के शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है ना? अब मिट्टी के संदर्भ में काफी पर चेंजिंग मिल पाती है अपने भारत के अंदर। आगे बात करें, जैसे कि आपसे कहा जाए कि जलवायु और तापमान, प्रत्येक पौधे के अंकुरण के लिए, वृद्धि के लिए अनुकूलन तापमान होना चाहिए, तभी जाके पेड़ वृद्धि कर पाएगा। और उसको अनुकूलन तापमान नहीं मिल पाया तो कैसे वृद्धि करेगा? समझ पा रहे हो आप? तो अनुकूलन वृद्धि के लिए तापमान और सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है उसके लिए। वर्षा, वनों के प्रकार, उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो
जो पेड़ पौधों तथा झाड़ों को आच्छादित होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला आपका आरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, 3 भागों में बांटा गया है वनों को। प्राकृतिकता के आधार पर या प्रकृति के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति को कितने प्रकारों में बांटे गए? 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए आप रबर, सिनकोना, ताड़, ये वृक्ष भी उत्पादन होते हैं सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन, जो कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र दृष्टि के अनुसार पाए जाते हैं। भारत में किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पतझड़ी वनों का है। कौन सा है? पतझड़ी वनों का है, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये आप ध्यान में रखना इस बात का। क्वेश्चंस आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाता है क्वेश्चंस। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। और वर्षा के संदर्भ में देखिए 100 से 200 सेमी यहाँ पर वर्षा होनी अति आवश्यक है। और चंदन, कुसुम और शहतूत के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। और पर्वतीय वन, जो पर्वत में जो वन होते हैं, जो पर्वतीय वन कहलाएंगे। यहां पर जो वृक्ष हैं, जो कि आपके जैसे प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन, प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन में आपको पता है प्रायद्वीप में अंदर जो पर्वत है उनके अंदर जैसे नीलगिरी है, समझने आ रही है आपको? नीलगिरी, अन्नामलाई, पानले, इलायची, ये क्या पहाड़ियां है? इन पहाड़ियों, इन पर्वत पर जो वन पाए गए उन्हें पर्वतीय वन या प्रायद्वीपीय वन या प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन भी कहा जाता है। यूकेलिप्टस, सिनकोना, जो कि विदेश से लाकर इन वनों में लगाया गया। यूकेलिप्टस और सिनकोना इन वनों में लाकर लगाया गया। ये नीलगिरी व अन्नामलाई, पानली, ये सतपुड़ा की पहाड़ी पश्चिमी घाट पर ये पाए जाते हैं ये वन। हिमालयन वन, हिमालय के अंदर सबसे ज्यादा जो है विस्तार किसका है? किसका विस्तार बताएगा? जैसे कि आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा जड़ी बूटी औषधि किस पाई जाती है? हिमालय में। और दूसरे स्थान पर राजस्थान में सीता माता वन्य जीव उद्यान में पाई जाती जड़ी बूटियां या औषधियां। अपन को पता नहीं कौन कौन सी औषधि, ऐसी औषधि जो अपन जान नहीं पाते हैं, जो अपने शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, मानव को जीवन देती है। हिमालय के अंदर अपन बात कर रहे थे, देखो यहां पर जंगली शहतूत, कठोर बबूल, कठोर सवाना घास हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बताई जाती है। और यहाँ पे अल्पाइन नामक, ये हेल्पलाइन गलत लिख दिया बेटा, अल्पाइन नामक वनस्पति, अल्पाइन नामक वनस्पति पाई जाती है। अगले आपका है मैंग्रोव वन। देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये अपना ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में इस क्षेत्र में यानी कि सुंदरवन डेल्टा, यहां पे आपकी कौन सा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और इस वनस्पति के अंदर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, जो कि ये वनस्पति पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जानी जाती है। पृथ्वी का फेफड़ा किस वनस्पति को माना जाता है? मैंग्रोव वनस्पति को, मैंग्रोव वनस्पति, जो कि अपने भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की डेल्टाई भूभाग में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है तो कहां पाई जाती है? गंगा के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना? आगे बात,
डेल्टाई भाग में पाया, गंगा के डेल्टाई भाग में पाई जाती है। आगे बात करें, आगे चलते थोड़ा सा बेटा, अगला है आपका यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि अपने सुंदरवन डेल्टा भाग में पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा भाग में इसी वनस्पति में पाए जाते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रख पाए, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। और उष्ण कटिबंधीय जिन क्षेत्रों में 70 सेमी से कम वर्षा होती है उन्हें उष्ण कटिबंधीय वन या कटीले वन के रूप में जाना जाता है। औषधीय वन, यहां पर देखो वन, उष्ण कटिबंधीय वन में देखो कटीले वन झाड़ियां पाई जाती है, जिसमें खैर, बबूल, नागफनी मुख्य वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर है। अब आपका औषधि, जो आपकी औषधि वनस्पति प्राचीन काल से जुड़ी जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कितने का है? 2000 पादपों का वर्णन है, और जिनमें 500 निरंतर प्रयोग में आते हैं। कितने? 500 औषधीय नियंत्रण के प्रयोग में आते हैं। सपगंधा रक्तचाप के उपचार के लिए, तुलसी जुकाम खांसी अन्य रोग के लिए, नीम जीवाणु प्रतिरोध के लिए, जामुन पाचन क्रिया ठीक करने के लिए और मधुमेह में उपयोगी है। बबूल फुंसी में लाभदायक है। अर्जुन कान का दर्द ठीक करने के लिए, रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए, ये इसमें संदर्भ बताए जाते हैं। बेटा थोड़ा सा ये पेट्रोलियम का जो भाग है, जो खनिज का भाग है, जो पीडीएफ के अंदर थोड़ा नीचे आ गया था, जो मैं आपको नहीं बता पाया, इसमें आप देख पाएंगे। तो खनिज का मैंने आपको जो पहला जो भाग बताया था बेटा, भारत में खनिज संसाधन जो कोयला आपको बता पाया था। सेकंड पार्ट जो बचा हुआ था इसका पेट्रोलियम, जो मैं आपको नहीं बता पाया, तो इस संदर्भ में अपन इस पीडीएफ में थोड़ा नीचे अपन देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम जो कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम सागरीय अवसादी सेल से प्राप्त होता है। भारत में पेट्रोलियम 17.3 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और पश्चिम बंगाल कच्छ के है ना, मुंबई के हाईटेक में अपघटित भागों में पाया जाता है। खोज की बात करें, भारत में खनिज तेलों की खोज 1807 ईस्वी में असम में, और 1899 में तेल की खोज की गई। खुदाई असम ऑयल कंपनी की स्थापना की गई, और 1915 में वर्मा ऑयल कंपनी ने सुरमा घाटी क्षेत्र में तेल खोजना की गई। डिगबोई में स्थापित की गई रिफाइनरी। निदेशालय जो स्थापित किया गया था इसका 1955 ईस्वी में प्राकृतिक गैस निदेशालय का गठन किया गया, और 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस में आयोग में परिवर्तित किया गया। और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1961 में खंबाती खाड़ी की खोज, खंबाती खाड़ी उस क्षेत्र में मुंबई हाईटेक की खोज की से निकाला गया। काफी चीजें आपके सामने दिखाई दे पा रही है। तो ये चीजें बेटा मैं आपको इतना समझा पाया, और ये चीजें आप आराम से देख सकते हैं। और इसके बाद में मैंने लोहा काफी अच्छा समझा रखा है आपको। लोहा भी आपको पढ़ना है, और लोहा के बाद में आपके ये कंटेंट आपके लगभग मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपके क्लियर करवाए। 4 बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हुए, जो आपके मैंने आपको खनिज बताया और काफी अच्छा मैंने आप कंटेंट आपको बता पाया। आप बाकी क्वेश्चंस अपने पीडीएफ में के माध्यम से आप यहाँ पर जो प्राप्त हुए 4 क्वेश्चंस, जो कि आप निबंधात्मक कुछ क्वेश्चंस आपने देखे और आपके लिए किया मैंने, और आने वाले टाइम में आप जैसे भी आप देख पाते हैं तो आप आराम से पढ़ पाएंगे इस चीज को, ठीक है ना बेटाओ। कोई दिक्कत मत करना। लोहा भी मैंने काफी शानदार तरीके से आपको समझा रखा है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, जो कि काफी चीजें आप अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास में पहुंचा रहा हूं। और लगभग आप अपना ध्यान रखें और अपना एग्जाम अच्छे से दें, और अच्छे से मेरी और इस पीएचपी कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कंटेंट क्लियर हो और आपको अच्छा नंबर आए, आप अच्छे तरह से तैयारी करके आप एग्जाम दें। कोई निडर होकर एग्जाम दें, घबराएं नहीं, ठीक है। ओके, जय हो।